Hello everyone, welcome to the channel Calibrate Physics. In this video, you all can attempt and refer solutions of exercise questions 36 to 50 of work power energy from HC1. Okay, so let's have a look at the questions now. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 36. Figure shows a particle sliding on a frictionless track which terminates in a straight horizontal section. If the particle starts slipping from point A, how far away from the track will the particle hit the ground? So देखो ये एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक दिया हुआ है, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और लेट्स से ये पॉइंट बी पे ट्रैक टर्मिनेट हो रहा है और पॉइंट बी का जो हाइट है वो पॉइंट ए से नीचे, दैट मीन्स पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते इस पार्टिकल ने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लिया होगा और ये ट्रैक को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ लीव करेगा और इसके बियॉन्ड इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा हो जाएगा, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा एंड ट्रैक से कुछ आर डिस्टेंस की दूरी पर, जिसको अपन रेंज बोलते हैं, यहाँ पे वो ग्राउंड को हिट कर जाएगा। तो हमें ये आर फाइंड करना, आर फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये स्पीड फाइंड करना होगा। स्पीड फाइंड करने के लिए अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे जर्नी के दौरान पार्टिकल के ऊपर सिर्फ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और ग्रेविटी mg लग रहा होगा। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0 होगा क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा एंड ग्रेविटी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसके वर्क डन का इफेक्ट अपन उसके पोटेंशियल एनर्जी में ले सकते हैं। दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ग्राउंड को जीरो पोटेंशियल लेवल चूज कर लेते हैं, तो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mg इंटू 1 होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, पॉइंट ए पे वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था। पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, सो हाफ एम वी स्क्वायर और पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 0.5 होगी, राइट। तो इस पूरे इक्वेशन से m के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और v स्क्वायर बाई 2 विल बी g माइनस 0.5g मतलब g बाई 2। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू g के इक्वल आ रही है। अभी b के आगे वाला जो मोशन उसमें y डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करते हैं। आगे वाला मोशन मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो परफॉर्म कर रहा होगा, इसमें y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रहेगा सिर्फ। लेट्स से y डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स को मैं पॉजिटिव चूज कर रहा हूँ, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज प्लस g, v डाउनवर्ड्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन इज 0.5। तो नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक रीच करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए अपन इन सारे पैरामीटर्स पे सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। s इक्वल्स टू ut विच इज 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर t की वैल्यू 2 इंटू 0.5 विच इज 1 अपॉन g का अंडर रूट, ये टाइम ऑफ फॉल होगा और इतने टाइम ऑफ फॉल में वो x डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करेगा, उसके लिए x डायरेक्शन में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन अप्लाई कर देते। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी विल बी v, तो यहाँ से v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ g होगी, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 एंड टाइम सेम 1 अपॉन रूट g यूज कर सकते हैं। तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को अपन रेंज बोल सकते हैं जो हमें फाइंड करना है। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने पर ut प्लस हाफ et स्क्वायर, a इज 0, तो ये सिंपली ut के इक्वल आ जाएगा। ut मतलब अंडर रूट ऑफ g इंटू 1 अपॉन रूट g, तो रेंज की वैल्यू 1 मीटर्स आ जाएगी, राइट।
Question number 37th. A block weighing 10 newtons travels down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface as shown in the figure. The rough surface has a friction coefficient of 0.2 with the block, and if the block starts slipping on the track from a point 1 meters above the horizontal surface, how far will the block travel on the rough surface? तो देखो यहाँ पे 1 मीटर हाइट से ये स्टार्ट कर रहा है और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ। तो सबसे पहले तो ये स्मूथ कर्व सरफेस पे ट्रैवल करेगा और पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते इसने कुछ स्पीड एक्वायर कर लिया होगा, एंड पॉइंट बी के बियॉन्ड जो ट्रैक होगा वो रफ दिया हुआ। तो रफ ट्रैक पे जब ये ट्रैवल करेगा तो इसका स्पीड कम होते जाएगा एंड लेट्स से फाइनली वो पॉइंट सी पे आके रुक जाएगा। तो हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है, रफ ट्रैक पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन डायरेक्टली ए टू सी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पूरे जर्नी के दौरान ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया होगा और फ्रिक्शन ने कुछ वर्क किया होगा। Work done by normal force again will be 0 because normal force will always be perpendicular to the displacement. So work done by all the forces is equals to change in kinetic energy. So half m vc square minus half m va square. Initial speed तो 0 था, तो इस इक्वेशन की मदद से अपन vc और फाइनली सी पे आके भी वो स्टॉप हो जाएगा, तो फाइनल स्पीड भी 0 होगा, मतलब ये भी 0। दैट मीन्स वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन शुड बी 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? ग्रेविटी तो सिर्फ ए से बी के जर्नी में वर्क करेगा, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू हाइट ऑफ फॉल। इस केस में क्योंकि वो नीचे फॉल कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे एंड वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। So work done by gravity will be mg into 1. Work done by friction will be from B to C journey. And work done by friction क्या होगा? B to C journey में displacement x and frictional force kinetic nature का होगा, तो इसको mu times mg लिख सकते हैं। That means work done by friction will be mu mg into x into cos of 180, और ये 0 के इक्वल होगा। cos of 180 मतलब -1, और m कैंसिल हो जाएगा, g भी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू म्यू टाइम्स x। इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 1 अपॉन म्यू आ जाएगी और म्यू 0.2 गिवन। दैट मीन्स रफ सरफेस पे वो 5 मीटर्स ट्रेवल करके स्टॉप होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 38। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length l overhangs a table with its 2/3 part on the table. So मान लेते ये टेबल है, चेन का 2/3 लेंथ टेबल के ऊपर रहेगा, चेन का टोटल लेंथ L मान लेते हैं, तो ये लेंथ 12/3। दैट मीन्स जो पार्ट उसका हैंग कर रहा होगा, जो लेंथ हैंग कर रहा होगा वो L/3 होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट से ये कंडीशन समझ में आ रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट, फाइंड द वर्क डन by the person to put the hanging part back on the table. तो अगर मान लो कोई पर्सन यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई करते करते ये पूरे चेन को टेबल पे लेके आ रहा है, तो चेन का जो फाइनल पोजीशन है वो ऐसा हो जाएगा, पूरा का पूरा चेन टेबल पे आ जाएगा L लेंथ का, राइट। तो यहाँ पे भी अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते समय हम लोग लिख सकते हैं दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय नॉर्मल अगेन विल बी 0 और फ्रिक्शन भी 0 है, स्मूथ सरफेस अज्यूम करेंगे इधर। दिस वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा के, और यहाँ पे अपन अज्यूम करेंगे कि चेन को स्लोली पुल किया जा रहा है। दैट मीन्स चेन कुछ भी स्पीड एक्वायर नहीं करेगा, तो डेल्टा के भी 0 हो जाएगा। और वर्क डन बाय ग्रेविटी को माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सकता है। दैट मीन्स वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल सिंपली बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए हमें एक जीरो पोटेंशियल लेवल डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेबल के सरफेस को ही जीरो पोटेंशियल लेवल अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज द जीरो पोटेंशियल लेवल। और फाइनली तो पूरा का पूरा चेन टेबल पे आ गया होगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए चेन के दो पार्ट्स कंसिडर करेंगे, जो टेबल पे था और जो हैंग कर रहा था। जो टेबल पे था वो भी जीरो पोटेंशियल लेवल पे लाई कर रहा था इनिशियली, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा ब्लू वाले पार्ट का। और जो हैंग कर रहा है येलो वाला पार्ट, उसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें उसके सेंटर का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। इसका जो सेंटर है वो जीरो पोटेंशियल लेवल से L/6 नीचे लाई कर रहा है। और हैंग करने वाले पार्ट का जो मास है वो भी अपन निकाल सकते हैं। अगर पूरे चेन का मास मैं m मान लूं, तो जो हैंग कर रहा है वो वाले पार्ट का मास m/3 हो जाएगा, राइट। और कभी भी कोई लीनियर ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने है, तो ऐसे लीनियर ऑब्जेक्ट का अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हमें उसके सेंटर का डिस्टेंस, अज्यूमिंग दैट वो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा। तो उसका जो सेंटर का डिस्टेंस जीरो पोटेंशियल लेवल से होगा, अपन पूरे के पूरे लीनियर ऑब्जेक्ट को उसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं और इसका पोटेंशियल एनर्जी सिंपली mgy लिख सकते हैं। तो इस केस में भी जो चेन का पार्ट हैंग कर रहा है, इस पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस पार्ट का मास m/3 इंटू जी इंटू इसके सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो पोटेंशियल लेवल। अगर जीरो पोटेंशियल लेवल से वो ऊपर की तरफ है तो प्लस होगा, और अगर जीरो पोटेंशियल लेवल से नीचे की तरफ है तो माइनस होगा। इस केस में L/6 नीचे की तरफ है, तो माइनस L/6 लिख देंगे, राइट। और चेन का जो ये वाला पार्ट है, इसका पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगा। दैट मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली माइनस ऑफ m/3 इंटू जी इंटू L/6। तो इसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, mgL/18, राइट। So this should be the work done by the external agent to pull the entire chain on the table. Okay. Question number 39. A uniform chain of length L and mass m overhangs a horizontal table with its 2/3 part on the table. देखो ये भी सेम टाइप का सवाल है। 2/3 part on the table है, 2L/3 and 1/3 part हैंग कर रहा होगा। बट इस केस में फ्रिक्शन जीरो नहीं है। इस केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज गिवन टू बी म्यू। तो फ्रिक्शन का भी वर्क डन आ जाएगा। अगेन सवाल में पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। तो इस केस में अपन ने चेन को ऐसे ही छोड़ दिया, और ऐसे ही छोड़ने पर धीरे धीरे ये चेन टेबल से स्लिप ऑफ कर जाएगा। एंड फाइनली जब कंप्लीट चेन टेबल से स्लिप ऑफ कर जाएगा, उस समय चेन का ओरिएंटेशन ऐसा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो एल लेंथ है वो टेबल से निकल के वर्टिकल हो जाएगा। तो ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक रीच करने में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा, ये हमें फाइंड करना है, राइट। वर्क डन बाय एनी फोर्स, work done by any force is given by integration of f dot ds, especially when the force is variable. तो इस केस में भी जब चेन का पार्ट जो टेबल पे है वो आगे बढ़ रहा होगा, आगे स्लिप कर रहा होगा, उसका पोर्शन टेबल पे कम होते जाएगा। दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स कम होते जाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होते जाएगा। दैट मीन्स इस जर्नी के दौरान द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इट्स वेरिएबल। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इंटीग्रेशन यूज करना होगा। और इंटीग्रेशन यूज करने के लिए स्टार्टिंग से फाइनल पोजीशन के बीच में हमें कोई भी एक जनरल इंस्टेंट चूज करना चाहिए। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है जब 2L/3 टेबल के ऊपर था, एंड फाइनल यहाँ पे होगा जब टेबल के ऊपर जीरो लेंथ बचा हुआ है। तो इनके बीच में अज्यूम कर लेते किसी भी इंस्टेंट पे टेबल के ऊपर x लेंथ बचा हुआ है। मान लेते चेन का x लेंथ टेबल के ऊपर बचा हुआ है, और चेन को फर्दर dx डिस्प्लेसमेंट दे देते, dx डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ दे देते। ओके, तो जब चेन का x लेंथ टेबल पे बचा हुआ है और वहां से जब मैंने चेन को फर्दर dx डिस्प्लेसमेंट दिया राइट में, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फ्रिक्शन ने जो वर्क किया होगा
वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स एट दिस इंस्टेंट. इस इंस्टेंट पे फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा काइनेटिक नेचर का, इनटू dx. dx राइट की तरफ, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड्स ले लेते. फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू dx का मैग्नीट्यूड. dx इज टुवर्ड्स राइट इनटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन द टू. इस केस में दोनों के बीच का एंगल 180 होगा, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स. एंड नॉर्मल फोर्स मतलब चेन का जो मास टेबल पे है दैट इनटू जी. टेबल पे बचा हुआ जो चेन होगा उसका वेट, और उसका वेट निकालने के लिए मास पर यूनिट लेंथ ले लो m/l इनटू टेबल के ऊपर जो लेंथ बचा हुआ है x. ये टेबल के ऊपर वाले पार्ट का मास होगा इनटू g. सो दिस इज नॉर्मल इनटू म्यू. ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा. और इस केस में जो dx है, चेन अगर राइट की तरफ शिफ्ट करवा रहा हूं मैं चेन को, तो x की वैल्यू कम होने वाली है, राइट. दैट मीन्स dx विल बी नेगेटिव. तो मॉड ऑफ dx को अपन माइनस dx लिख देंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए. एंड कॉज ऑफ 180 में एक और -1 आ जाएगा. दैट मीन्स द स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग दिस dx डिस्प्लेसमेंट विल बी म्यू mg बाय l इनटू x dx. अभी देखो ये एक्सप्रेशन देखने से ये कंफ्यूजन आ रहा होगा बच्चों को कि ये तो पॉजिटिव आ रहा है, whereas द स्मॉल वर्क डन शुड बी नेगेटिव. बट वो नेगेटिव साइन ऑलरेडी dx के अंदर इंक्लूडेड है. यहाँ पे x डिक्रीज हो रहा है तो dx जो है वो नेगेटिव होगा, तो इसी के अंदर एक माइनस साइन अवेलेबल होगा. दैट मीन्स ये dw अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, राइट. और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन दे देगा. और इंटीग्रेशन पे x पे लिमिट्स क्या होगा, इनिशियली टेबल के ऊपर जो लेंथ था वो 2l/3 था, और फाइनली जो लेंथ बचा होगा वो 0 होगा. दैट मीन्स x इज वेरिंग फ्रॉम 2l/3 टू 0. इसको सॉल्व कर लो. W इक्वल्स टू म्यू mg बाय l, बाहर कांस्टेंट बाहर निकाल लो उसको इंटीग्रेशन से, एंड x dx का इंटीग्रेशन x²/2, और लिमिट्स 2l/3 से 0. तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो और यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दो. माइनस साइन लगा के अपन लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. सो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, W इक्वल्स टू माइनस म्यू mg बाय 2l इंटू 2l/3 का होल स्क्वायर. लोअर लिमिट हमें 0 देगा, राइट. सो दिस विल बी माइनस म्यू mg, 2 का स्क्वायर 4, एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में एक 2 बच जाएगा. तो माइनस 2 म्यू mg, l² और नीचे l, तो न्यूमरेटर में एक सिंगल l बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर मतलब 9 बचेगा. So this is the final result for the work done by the frictional force. Okay. Question number 40. A block of mass 1 kg is placed at the point A of a rough track shown in the figure. If slightly pushed towards right, it stops at the point B of the track. Calculate the work done by the frictional force on the block during its transit from A to B. तो यहाँ पे रफ सरफेस दिया हुआ है और सवाल में कंडीशन दिया हुआ है कि जब वो A से B मूव कर रहा है उस समय वो B पे आके रुक जा रहा है. B पे उसका स्पीड 0 होगा और A पे भी उसका स्पीड 0 था. सो A to B जर्नी के लिए अगर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, वी कैन से दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स तो 0 ही होने वाला है इधर भी. दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा के, एंड डेल्टा के भी 0 होगा क्योंकि फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड दोनों 0. ए से बी की जर्नी में ओवरऑल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0.2 मीटर्स डाउनवर्ड्स है. दैट मीन्स वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, mg इंटू 0.2. और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें निकालना है, तो इस इक्वेशन की मदद से वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी माइनस इंटू mg इंटू 0.2. m मतलब 1 दिया हुआ है, g की वैल्यू 10 ले लो और ये 0.2, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स -2 जूल्स के इक्वल आ जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 41. A block of mass 5 kg is suspended from the end of a vertical spring
which is stretched by 10 centimeters under the load of the block. The block is given a sharp impulse from below so that it acquires an upward speed of 2 meters per second. How high will it rise? तो देखो इस सवाल का भी सिचुएशन देख लेते। यहाँ पे ये स्प्रिंग दिया हुआ है और स्प्रिंग के नीचे 5 kg का ब्लॉक अटैच्ड है। तो स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा, राइट? अगर ये मैं स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ मान रहा हूं तो स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो 10 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, मतलब 0.1 मीटर्स। और एक्सटेंशन के दौरान ब्लॉक का जो वेट होगा नीचे की तरफ, जी को 10 ले सकते हैं, तो इसका वेट 50 न्यूटन्स नीचे की तरफ। इसको स्प्रिंग फोर्स kx बैलेंस कर रहा होगा, दैट मीन्स 50 इक्वल्स टू k इंटू 0.1। तो यहाँ से हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू 500 न्यूटन्स पर मीटर, राइट? अभी सवाल के अगले पार्ट में दिया है कि ब्लॉक को अपन ऊपर की तरफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड दे रहे, और ये स्पीड देने की वजह से ब्लॉक कितना राइज करेगा ये हमें फाइंड करना है। सो मान लेते हैं ब्लॉक h हाइट राइज कर रहा है और वो नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा कि नहीं ये भी अपन श्योर नहीं, तो इसमें से कोई भी एक चीज अज्यूम कर लेते, फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कि वो नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर रहा है और फाइनली यहां तक पहुंच गया वो, इस लेवल तक, और इसको h मान लेते, राइट? तो फाइनली जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा वहां पे उसका स्पीड इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाएगा। सो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को पॉइंट ए मान लेते और यहाँ पे पॉइंट बी पे स्पीड 0 हो जाएगा। सो अगेन अगर मैं ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने पर क्या मिलेगा? यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अलावा कोई भी वर्क नहीं कर रहा, तो अपन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी अप्लाई कर सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में अपन इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? दैट मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल, ये इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। बस पोटेंशियल एनर्जी में हमें ग्रेविटी और स्प्रिंग दोनों का लेना होगा। तो ग्रेविटेशन के लिए इसको 0 पोटेंशियल लेवल मान लेते स्टार्टिंग वाले पोजीशन को। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटी का इफेक्ट 0 होगा और स्प्रिंग का हाफ kx स्क्वायर। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हाफ kx स्क्वायर होता है, वेयर x इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। तो हाफ इनटू k मतलब 500, x स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इनटू m इनटू 2 का स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटी का mgh होगा, m मतलब 5, g मतलब 10 इंटू h। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू k मतलब 500 इंटू फाइनल एक्सटेंशन या कंप्रेशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि h जो है वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, तो फाइनल कंप्रेशन जो होगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा, एंड दिस डिस्टेंस इज h माइनस 0.1। तो यहाँ पे h माइनस 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर h को मैंने 0.1 से कम माना होता तो स्प्रिंग के अंदर 0.1 माइनस h का एक्सटेंशन होता, तो ये 0.1 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाता। बट इक्वेशन से फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे भी स्क्वायर ही कर रहे। तो यहाँ पे h में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, इसको सॉल्व कर लेते। फर्स्ट टर्म इज 250 इंटू 0.01 मतलब 2.5 इंटू 2.5 इंटू 4 विच इज 10 इक्वल्स टू 50h प्लस 250 इंटू h स्क्वायर माइनस 0.2h प्लस 0.01। तो ये 50h LHS में 12.5 प्लस 250 h स्क्वायर माइनस 250 इंटू 0.2h, ये कितना होगा? ये 50h के इक्वल हो जाएगा, प्लस 250 इंटू 0.01, सो दिस विल बी प्लस 2.5। तो यहाँ पे लकीली 50h और माइनस 50h ये टर्म्स कैंसिल हो गए, एंड 250h स्क्वायर will be equals to 12.5 minus 2.5 which is 10। तो h square की वैल्यू
1/25 के इक्वल आ रही है. That means h will be equals to 1/5, which is 0.2 meters. Okay, सेंटीमीटर्स में 20 सेंटीमीटर्स हो जाएगा. Question number 42. A block of mass 250 grams is kept on a vertical spring of spring constant 100 newtons per meter fixed from below. So मान लेते हैं ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को नीचे से फिक्स किया हुआ है और इसके ऊपर ब्लॉक को रखा हुआ है. The spring is now compressed to have a length 10 centimeters shorter than its natural length and the system is released from this position. तो मान लेते हैं ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, तो वो अपने नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर्स कॉम्प्रेस्ड है, मतलब 0.1 मीटर्स, और यहाँ से इसको रिलीज किया जा रहा है. तो यहाँ पे इसका इनिशियल स्पीड 0 होगा. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए. हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज? तो ब्लॉक का मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है. तो देखो अभी सवाल को अपन दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. एक कॉमन मिस्टेक जो सवाल पढ़ के हो सकता है वो क्या होगा, जनरली हमारे माइंड में अपन ब्लॉक को फिक्स्ड मान लेते और अपन अज्यूम करते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट जब रीच करेगा उस समय भी वो स्प्रिंग से अटैच्ड ही होगा. तो उस केस में अपन कैसे सॉल्व करते? मान लेते हैं कि ब्लॉक इनिशियल पोजीशन से h हाइट ऊपर राइज कर रहा है. तो जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा तो अभी भी वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और अभी स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन है, अगर ब्लॉक h हाइट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन है वो उसके नेचुरल लेंथ से h माइनस 0.1 होगा. और a से b तक अगर अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते, क्योंकि इस केस में भी बस स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहे होंगे, a को ही जीरो पोटेंशियल लेवल मान लो, राइट? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट a प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक. a पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा एंड स्प्रिंग का हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर. b पे पहुंचते पहुंचते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h हो जाएगा एंड स्प्रिंग का हाफ इंटू k इंटू h माइनस 0.1 का स्क्वायर. एंड दोनों ही पॉइंट्स a और b पे स्पीड तो 0 होगा. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो h आएगा वो इस सिचुएशन का आंसर होगा जहाँ पे ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ फिक्स किया हुआ, राइट? तो अगर यहाँ पे कैप्ड ऑन दी वर्टिकल स्प्रिंग के बजाय फिक्स्ड ऑन दी वर्टिकल स्प्रिंग होता तो अपन इस तरीके से सॉल्व करते. बट अगर मान लो वो खाली उसको रखा हुआ है स्प्रिंग के ऊपर, तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? उस केस में सिचुएशन चेंज हो जाएगी. उस केस में ब्लॉक जो है वो हमेशा स्प्रिंग से अटैच नहीं होगा. तो ये वाला पार्ट अभी मैं इरेज कर देता हूँ. लेट्स सॉल्व फॉर द गिवन सिचुएशन जो सवाल में दिया हुआ है, which is the block is placed on the spring. तो इनिशियल कंडीशन तो सेम है, ब्लॉक अपने नेचुरल लेंथ से 0.1 मीटर्स नीचे, बट यहाँ पे जैसे ही ब्लॉक अपने नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा, नेचुरल लेंथ को क्रॉस करने के बाद ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा और स्प्रिंग ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा. बट यहाँ पे पुलिंग फोर्स पॉसिबल नहीं होगा, राइट? क्योंकि ब्लॉक जो है वो खाली स्प्रिंग के ऊपर रखा हुआ है, तो ब्लॉक स्प्रिंग को खाली कॉम्प्रेस कर पाएगा, वो स्प्रिंग को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे जैसे ही ब्लॉक नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा वो स्प्रिंग से सेपरेट हो जाएगा और इसके बियॉन्ड ब्लॉक खाली अकेला राइज करेगा. इसके बियॉन्ड ब्लॉक अकेला राइज करके लेट्स से पॉइंट बी तक पहुंच गया. तो यहाँ पे भी हमें ओवरऑल राइज ऑफ हाइट निकालना है, मतलब ए से बी तक का हाइट. बट इस केस में इक्वेशन क्या होगा? इस केस में भी अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते और ए को ही जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेवल मान लो. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ इंटू के इंटू 0.1 का स्क्वायर. इनिशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक भी 0. बट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ ग्रेविटी का ही पोटेंशियल एनर्जी आएगा, क्योंकि फाइनल में स्प्रिंग तो अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया था और ब्लॉक जो है वो इस केस में स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज द ब्लॉक इज ओनली केप्ट ऑन द स्प्रिंग, सो द ब्लॉक विल नॉट बी एबल टू स्ट्रेच द स्प्रिंग. तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में खाली mgh का टर्म आएगा, हाफ के h माइनस 0.1 का स्क्वायर. इस केस में ये टर्म नहीं आएगा एंड फाइनल काइनेटिक भी 0. तो बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें h मिल जाएगा. k इज गिवन टू बी 100 इंटू 0.1 का स्क्वायर, m मतलब 0.25 इंटू g इंटू h. 100 इंटू 0.1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1/2 मतलब 0.5. तो इसको सॉल्व करने पर
h की वैल्यू 2/10 मतलब 0.2 मीटर्स और 20 सेंटीमीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन 43. Figure shows a spring fixed at the bottom end of an incline of inclination 37 degrees. A small block of mass 2 kg starts slipping down the incline from a point 4.8 meters away from the spring. तो ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 4.8 मीटर्स और इनिशियल स्पीड 0 होगा ब्लॉक का, ए से स्टार्ट कर रहा है मान लो। द ब्लॉक compresses the spring by 20 centimeters, stops momentarily and then rebounds through a distance of 1 meters up the incline. तो स्प्रिंग के अंदर जो मैक्सिमम कंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो दैट विल बी 0.2 मीटर्स। मैक्सिमम कंप्रेशन वाले पॉइंट को पॉइंट बी मान लेते। यहाँ पे वो मोमेंटरीली स्टॉप करेगा और उसके बाद वो वापस यहाँ से 1 मीटर्स अप द इंक्लाइन जा रहा है। इट रिबाउंड्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर्स अप द इंक्लाइन, मतलब 1 मीटर्स अप द इंक्लाइन जाके वापस पॉइंट सी पे स्टॉप कर जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट between the plane and the block and the spring constant of the spring. Okay, तो सबसे पहले A से C तक का जर्नी देखते हैं। डायरेक्टली A से C तक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देते। A से C तक का जर्नी मतलब पहले A से B एंड देन वापस रिवर्स आके B to C। So A to C जर्नी में work done by friction plus work done by gravity plus work done by spring, this should be equals to delta K. A पे भी स्पीड 0 होगा और C पे भी स्पीड 0 है, तो डेल्टा K 0 होगा। और स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे और अभी भी नेचुरल लेंथ पे, तो ओवरऑल वर्क डन बाय द स्प्रिंग भी 0 होगा। दैट मीन्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इनटू -1, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट ही होगा। एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ये कितना होगा? इस केस में ए से सी जाने में हाइट डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव। और ये एसी डिस्टेंस कितना होगा ये भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ए से बी तक का डिस्टेंस 5 है और सी से बी तक का डिस्टेंस 1 है, मतलब ए से सी तक का डिस्टेंस 4 मीटर्स होगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला जो डिस्टेंस है ये 4 sin 37 हो जाएगा। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी m into g into 4 sin 37. Frictional force will be mu mg cos 37. Total length of the path, पहले वो A से B 5 मीटर डाउन द इंक्लाइन जा रहा है, फिर 1 मीटर अप द इंक्लाइन, दैट मींस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज 6, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू m into g into 4 sin 37। तो यहाँ से mg कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू 4/6 into tan of 37 आ जाएगी, which is 2/3 and tan of 37 मतलब 3/4, that means mu is equals to 0.5, right? इससे फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अभी सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू बी, तभी स्प्रिंग भी पिक्चर में आएगा ना। ए से सी में तो स्प्रिंग पिक्चर में नहीं आ रहा था, क्योंकि स्प्रिंग पहले भी नेचुरल लेंथ पे था ए पे और सी पे भी नेचुरल लेंथ पे। तो यहाँ पे ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो। So again work done by friction plus work done by gravity plus work done by spring will be equals to 0. A पे भी स्पीड 0 और B पे भी स्पीड 0 ही होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन। Work done by friction from A to B will be frictional force mu mg cos 37 into path length from A to B. A से B तक 5 meters ट्रेवल कर रहा है into -1. Work done by gravity will be gravitational force into height of fall,
तो 5 मीटर अगर वो डाउन द इंक्लाइन जा रहा है, दैट मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स 5 sin 37 जाएगा. And work done by spring force will be minus of potential energy, change in potential energy, minus delta P of spring, right? और ये 0 के इक्वल होगा. डेल्टा P ऑफ स्प्रिंग विल बी हाफ इंटू K इंटू स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन विच इज 0.2. तो स्प्रिंग के अंदर की कंप्रेशन का स्क्वायर, राइट? यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यू भी पता है, तो इस इक्वेशन में खाली K एक अननोन है, तो इसको सॉल्व कर लो. म्यू इंटू एम जी, एम कितना दिया हुआ है 2 और जी को 10 ले लो. सो 20 इंटू कॉस 37 मतलब 4/5 इंटू 5 इंटू -1 प्लस 20 इंटू 5 sin 37 मतलब 3/5 इक्वल्स टू हाफ इंटू के. के हमें फाइंड करना है इंटू 0.2 का स्क्वायर विच इज 0.04. और म्यू की वैल्यू भी लिख दो, म्यू भी हमें पता है 0.5. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? 5 और 5 कैंसिल, 0.5 into 20 is 10 and 10 into 4 is 40 with a minus sign. So minus 40 plus 20 into 5 100, 100 into 3/5 which will be 60. So minus 40 plus 60 equals to K into 0.02. तो इसको सॉल्व करने पर K आ जाएगा 20 upon 0.02. So this will be 1000 newtons per meter. Okay. Question 44. A block of mass m moving at a speed of v compresses spring through a distance of x before its speed is halved. Find the spring constant of the spring. So मान लो ये एक स्प्रिंग है और ब्लॉक का जो इनिशियल स्पीड है वो v था, और जब वो स्प्रिंग को x से कंप्रेस कर रहा है, x से कंप्रेस करने के बाद ब्लॉक का जो स्पीड है वो v/2 हो गया. तो यहाँ पे a से b तक हम लोग इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं. स्प्रिंग के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा, नॉर्मल और वेट का वर्क डन 0 होगा, राइट? सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A equals to final potential energy plus final kinetic energy at point B. Initial potential energy of the spring 0 होगा, initial kinetic energy point A पे half mv square. Final potential energy spring x से compress हो गया तो potential energy half kx square and final kinetic energy half into m into v/2 का square. तो सब जगह से half cancel हो जाएगा और mv square minus mv square by 4, ये 3mv square by 4 बच जाएगा इधर, equals to kx square. तो इसको सॉल्व करने पर k will come out to be 3mv square upon 4x square. Okay. Question number 45. Consider the situation shown in the figure. Initially the spring is unstretched when the system is released from rest. Assuming no friction in the pulley, find the maximum elongation of the spring. तो इनिशियली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था और ब्लॉक का भी स्पीड 0 था. ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया जा रहा है एंड रिलीज करने के बाद हमसे पूछा है कि स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा. तो अगर स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम एलोंगेशन अपन x मान लेते तो ब्लॉक भी x अमाउंट से नीचे डिसेंड करेगा. एंड क्योंकि ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, इस समय ब्लॉक का इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 हो जाएगा. सो लेट्स से ये स्टार्टिंग पोजीशन पॉइंट A है और मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला जो पोजीशन होगा ब्लॉक का उसको पॉइंट B मान लेते. तो यहाँ पे अपन A से B तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे खाली स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होगा, राइट? सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग और ग्रेविटी दोनों का इफेक्ट लेंगे, राइट? सो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट B को ही 0 पोटेंशियल लेवल अज्यूम कर लूँ, 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेवल, तो पॉइंट A पे इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgx होगा एंड स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा. फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B विल बी 0 एंड फाइनली स्प्रिंग के अंदर x का एक्सटेंशन आ गया तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx स्क्वायर एंड फाइनली ब्लॉक वापस
इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाएगा. सो अगेन फाइनल k इज 0. तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो. यहाँ पे वन ऑफ द सॉल्यूशंस x इक्वल्स टू 0 हो सकते हैं, बट x इक्वल्स टू 0 इज नॉट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो इसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे. एंड इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, अपन a के x को कैंसिल कर सकते हैं. तो इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2mg/k के इक्वल आ जाएगी, राइट? सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. Question 46. A block of mass m is attached to two unstretched springs of spring constants K1 and K2 as shown in the figure. The block is displaced towards right through a distance of x and released. Find the speed of the block as it passes through the mean position. तो जब ब्लॉक को x से राइट में डिस्प्लेस किया गया, उस समय स्प्रिंग 2 के अंदर x का कॉम्प्रेशन आया और स्प्रिंग 1 के अंदर x का एक्सटेंशन आया. तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दो. इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 होगा एंड स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ k1x² प्लस हाफ k2x². फाइनली जब ब्लॉक नेचुरल लेंथ से क्रॉस कर रहा होगा, मीन पोजीशन से क्रॉस करना मतलब दोनों स्प्रिंग्स का नेचुरल लेंथ, तो उस समय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². तो सारे टर्म्स में से हाफ कैंसिल हो जाएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर v² की वैल्यू 1/m k1 प्लस k2 टाइम्स x² इसके इक्वल आ जाएगी. दैट मीन्स v विल बी इक्वल्स टू k1 प्लस k2/m इसका अंडर रूट टाइम्स x. Question 47. A block of mass m sliding on a smooth horizontal surface with a velocity of v meets a long horizontal spring fixed at one end and having spring constant k as shown in the figure. Find the maximum compression of the spring. तो देखो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दो. इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मैक्सिमम कंप्रेशन x मान लेते तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² और मैक्सिमम कंप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी 0 होगा. तो इसको सॉल्व करने पर x² की वैल्यू mv²/k इसके इक्वल आ जाएगी. दैट मींस x विल बी इक्वल्स टू m/k इसका अंडर रूट टाइम्स v. सो दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? Will the velocity of the block be the same as v when it comes back to the original position as shown in the figure? और देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली v के ऊपर वेक्टर सिंबल दिया हुआ है. दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी वेक्टर. तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद स्प्रिंग वापस डीकॉम्प्रेस होगा, उस समय एनर्जी कंजर्वेशन से ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी और स्पीड तो सेम ही होना चाहिए मगर ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम जब ब्लॉक वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचेगा, मगर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा. दैट मीन्स सेकंड पार्ट का आंसर नो होना चाहिए. द वेलोसिटी वेक्टर विल नॉट बी सेम, राइट? क्वेश्चन 48. A small block of mass 100 grams is pressed against a horizontal spring fixed at one end to compress the spring through 5 centimeters. तो यहाँ पे मास 0.1 kg दिया हुआ है. स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन 0.05 मीटर्स. स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन्स पर मीटर. When released, the block moves horizontally till it leaves the spring. Where will it hit the ground? 2 meters below the spring. तो यहाँ पे जब ब्लॉक स्प्रिंग को डीकम्प्रेस करेगा उस समय इसका कुछ स्पीड एक्वायर हो जाएगा एंड फाइनली जब ब्लॉक ग्राउंड को लीव करेगा, ये प्लेटफॉर्म को लीव करेगा, उस समय ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा एंड प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके वो ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस पे हिट करेगा ये हमें फाइंड करना. तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो गया जिसमें रेंज निकालना हमें आता है. और ये वाला जो स्पीड है, एक बार हमें ये स्पीड मिल गया तो हमें रेंज भी मिल जाएगा. और ये स्पीड निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दो. इनिशियल पोटेंशियल हाफ kx², इनिशियल काइनेटिक 0, फाइनल पोटेंशियल 0 एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². तो इसको सॉल्व करने पर v की वैल्यू kx² अपॉन m इसका अंडर रूट
इसका मतलब k बाय m, k बाय m मतलब 100 अपॉन 0.1 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स बाहर आ जाएगा, तो इंटू एक्स इंटू 0.05, ये v की वैल्यू होगी। अभी रेंज निकालने के लिए पहले y डायरेक्शन में मोशन देखो। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट h डाउनवर्ड्स जो कि 2 मीटर्स दिया हुआ। तो टाइम ऑफ फॉल निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर दो, तो इससे टाइम ऑफ फॉल 2h बाई g का अंडर रूट आ जाएगा, विच इज 2 इंटू 2 अपॉन 10 का अंडर रूट, राइट? दिस इज द टाइम ऑफ फॉल। और इतने टाइम में वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस मूव करेगा? हॉरिजॉन्टली तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहा होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड विल बी, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सिंपली हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फॉल। तो ये 100 अपॉन 0.1 विच इज 1000, इसका अंडर रूट इंटू 0.05 इंटू 4 अपॉन 10 का अंडर रूट। तो 4 को भी अंडर रूट से बाहर ले लो, अंडर रूट के अंदर 1000 अपॉन 10 बच जाएगा, विच इज 100 का अंडर रूट विच इज 10, सो 10 इंटू 0.05 इंटू 2, so this is 0.5 into 2, so final answer will be 1 meters, right? Question 49. A small heavy block is attached to the lower end of a light rod of length L, which can be rotated about its clamped upper end. So ये रॉड मान लेते और इसके ऊपर वाले एंड को क्लैम्प किया हुआ। रॉड का लेंथ L गिवन है। What minimum horizontal velocity should the block be given so that it moves in a complete circle? So देखो, इस केस में ये जो रॉड है, रॉड तो कंप्रेसिव फोर्स भी ले सकता है। तो यहाँ पे अगर मुझे मिनिमम स्पीड चाहिए फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर सर्कल, तो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि इस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, वहां पे जस्ट इसका स्पीड 0 हो गया होगा, राइट? अगर रॉड की जगह स्ट्रिंग होता तो वहां पे अपन अज्यूम करते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते टेंशन जस्ट 0 हो गया होगा और स्पीड नॉन 0 होगा फॉर स्ट्रिंग्स। बट इस केस में अगर लाइट रॉड के सामने ब्लॉक अटैच्ड है, तो ब्लॉक जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उस समय स्पीड 0 होगा, बिकॉज इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या होगा? द रॉड कैन टेक कंप्रेसिव फोर्स आल्सो, व्हेयरएज द स्ट्रिंग विल नॉट बी एबल टू टेक कंप्रेसिव फोर्स, राइट? तो रॉड के केस में अगर अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते फ्रॉम A to B, assuming A to be the zero gravitational potential level, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली B पे पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2L हो जाएगा और B पे काइनेटिक एनर्जी 0, तो m कैंसिल और इसको सॉल्व करने पर B की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4gl आ जाएगी, राइट? ये सब लोग याद रख सकते हो, इट्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। रॉड के केस में मिनिमम स्पीड इज अंडर रूट 4gl और स्ट्रिंग के केस में मिनिमम स्पीड अंडर रूट 5gl आता है, ओके? क्वेश्चन नंबर 50. Figure shows two blocks A and B, each having a mass of 320 grams connected by a light spring passing over a smooth pulley. The horizontal surface is also smooth on which block A can slide. The block A is attached to a spring of spring constant 40 newtons per meter, whose other end is fixed to a support 40 centimeters above the horizontal surface. तो दोनों के masses given है, spring constant given है, smooth surface है और ये वाला height भी दिया 40 centimeters. Initially the spring is vertical and unstretched, मतलब initially spring natural length में होगा. When the system is released to move, मतलब initial speeds दोनों का 0 होगा. Find the velocity of the block A at the instant it breaks off the surface below it. G की वैल्यू 10 ले सकते. तो यहाँ पे सिस्टम को रिलीज करने पर ब्लॉक A राइट के तरफ भागेगा एंड ब्लॉक B नीचे की तरफ. सो मान लेते कि ये वो पोजीशन है जिसपे ब्लॉक A जस्ट ब्रेक ऑफ कर रहा है सरफेस से, और इस पोजीशन पे मान लेते ब्लॉक A X से राइट में चला गया होगा. दैट मीन्स ब्लॉक B जो है वो भी X से नीचे चला गया होगा, राइट?
सो ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के फाइनल पोजीशंस है, और इस पोजीशन पे जो स्प्रिंग है वो भी ऐसे इंक्लाइन हो गया होगा। मान लेते हैं इस समय स्प्रिंग का जो एंगल है वर्टिकल से थीटा हो गया, राइट। दैट मीन्स स्प्रिंग का जो फाइनल लेंथ होगा इस वाले पोजीशन पे, ट्रिग्नोमेट्री से ये वाले लेंथ को अपन L sec थीटा बोल सकते हैं। लेट्स से दिस लेंथ इज L। सब कुछ अभी वेरिएबल फॉर्म में रहने देते, एंड में वैल्यूज डाल देंगे। तो ये वाला जो फाइनल लेंथ होगा वो L sec थीटा होगा, राइट। दैट मीन्स इस पोजीशन में स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन होगा डेल्टा L, दैट विल बी इक्वल्स टू L sec थीटा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो स्प्रिंग के अंदर का जो एक्सटेंशन है वो L टाइम्स sec थीटा -1 के इक्वल होगा। दैट मीन्स स्प्रिंग के अंदर जो टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, दिस टेंसाइल फोर्स विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स डेल्टा L। लेट्स कॉल दिस F सबस्क्रिप्ट S, स्प्रिंग फोर्स। और इस स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द स्प्रिंग होगा। स्प्रिंग फोर्स को अपन रिजॉल्व कर सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट Fs cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fs sin थीटा। बट यहाँ पे क्योंकि ब्लॉक ए जस्ट लिफ्ट ऑफ हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जस्ट mg को बैलेंस कर रहा होगा, तभी नॉर्मल फोर्स जस्ट 0 होके ब्लॉक ए लिफ्ट ऑफ कर पाएगा। दैट मीन्स एट दिस पोजीशन वी कैन से दैट Fs cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg, राइट। Fs मतलब K इंटू डेल्टा L, डेल्टा L मतलब L टाइम्स sec थीटा -1, एंड दिस Fs, ये एंटायर थिंग Fs है, दिस इंटू cos थीटा, ये mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। K into L, sec theta into cos theta is 1 and 1 into cos theta is cos theta। तो KL 1 minus cos theta equals to mg। यहाँ पे KL mg सब पता है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर थीटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि थीटा मिल जाएगा तो x भी मिल जाएगा, स्प्रिंग के अंदर का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। तो उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन से अपन स्पीड भी निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे K कितना दिया हुआ है, K is 40 न्यूटन्स पर मीटर, तो ये वैल्यूज डाल दो। 40, L मतलब 40 सेंटीमीटर्स, तो SI में 0.4 मीटर्स इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। m मतलब 0.32 kg और g की वैल्यू 10 ले लो, राइट। तो ये 10 एक 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 0.4 इज 0.16, सॉरी 4 into 0.4 is 1.6, तो 1.6 into 1 minus cos theta will be equals to 0.32। 1.6 को यहाँ पे डिवाइड कर दो तो ये 1/5 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स cos theta will be equals to 1 minus 1/5 which is 4/5। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 37 डिग्रीज होगी फाइनल पोजीशन पे जब ब्लॉक लिफ्ट ऑफ होने वाला होगा। तो थीटा 37 डिग्रीज मतलब ये जो x होगा, x की वैल्यू L tan थीटा होगी। दैट मीन्स 0.4 इंटू tan ऑफ 37 विच इज 3/4। दैट मीन्स x की वैल्यू 0.3 मीटर्स होगी। और स्प्रिंग के अंदर का जो एक्सटेंशन होगा दैट विल बी L इंटू sec थीटा -1। तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन भी निकाल लेते हैं, डेल्टा L। L मतलब 0.4, sec थीटा मतलब 5/4 -1, 5/4 -1 मतलब 1/4। दैट मीन्स एक्सटेंशन 0.1 मीटर्स होगा। अभी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा होगा। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स का इफेक्ट, उनके वर्क डन का इफेक्ट अपन पोटेंशियल एनर्जी में ले सकते हैं। सो जस्ट कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसी इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक ए के लिए कितना होगा? ब्लॉक ए में तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, एंड ब्लॉक बी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgx से डिक्रीज हो रहा होगा। सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mgx। स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ kx² से इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस हाफ kx²। एंड दोनों ब्लॉक्स का जो काइनेटिक एनर्जी है
दोनों ब्लॉक्स का स्पीड सेम होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो दोनों ब्लॉक्स का जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसको अपन हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और इस इक्वेशन में खाली v अननोन रहेगा, बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। माइनस 0.32 इंटू 10 इंटू एक्स मतलब 0.3, और यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर की बजाय हाफ डेल्टा एल का स्क्वायर होगा, स्प्रिंग के एक्सटेंशन का स्क्वायर। तो हाफ इंटू के मतलब 40 एंड डेल्टा एल मतलब 0.1 इसका स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर मतलब mv स्क्वायर मतलब 0.32 इंटू वी का स्क्वायर, ये 0 के इक्वल होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0.32 वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ये टर्म को और ये टर्म को RHS में ले जाओ, तो 3.2 इंटू 0.3 विल बी 0.96 माइनस 20 इंटू 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो ये 0.2 बन जाएगा। दैट मीन्स 0.96 माइनस 0.2 विच इज 0.76। तो इसको सॉल्व करने पर v स्क्वायर की वैल्यू 0.76 अपॉन 0.32 और इसका अंडर रूट ले लो, तो v की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगी। ओके, so guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.